फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी फॉर वन डे एग्ज़ाम में। तो जैसा कि आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी की लगातार यूपी ट्रिपल एससी द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व कराए जा रहे हैं, जो कि आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा, क्योंकि इससे आपको जो है एक पैटर्न कैसे पूछा जाता है क्वेश्चन वो उसकी जानकारी मिल जाएगी। और आपके जो है और पैटर्न की जानकारी मिलने के साथ साथ आपको जो है जो क्वेश्चन है इसमें, जैसे एक क्वेश्चन है इसके पीछे लगभग एवरेज जो है 4 क्वेश्चन जो है आपको फैक्चुअल नॉलेज और दिए जाएंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। और लगभग जैसे 15 क्वेश्चन का सेट हम लोग लेकर चल रहे हैं, प्रैक्टिस सेट जो है, तो उसमें जो लगभग अगर एवरेज 4 क्वेश्चन भी आप जोड़ेंगे तो लगभग 60 क्वेश्चन पर सेट से जो है आपका तैयार होता जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? तो इसका ऑप्शन है कुशीनगर, वाराणसी, आगरा और सारनाथ। तो इसको पॉज करके आप इसका आंसर देकर खुद को एनालाइज कर सकते हैं, और इसका राइट आंसर होगा वाराणसी। आपको कुछ फैक्चुअल नॉलेज के साथ दे सकते हैं कि वाराणसी जो है हिंदू पौराणिक कथाओं और जो है और भी जो स्रोत हैं, ऐतिहासिक स्रोत हैं, उनके अनुसार जो है ये शहर लगभग 5000 साल पुराना है। 5000 ईयर एगो। तो ये 5000 साल पुराना है, ये ध्यान रखना है आपको। और बुद्ध के समय में, गौतम बुद्ध के समय में ये किस राज्य की राजधानी थी? ये जो है आपको काशी राज्य की राजधानी थी, ये भी ध्यान रखना है। तो ऐसे ही कुछ फैक्चुअल नॉलेज इसके साथ देते रहेंगे हम आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? तो जैन तीर्थंकर में आपको 4 ऑप्शन दिया है, महावीर, पारसनाथ, ऋषभदेव और पद्मनाभ। तो इसका जो है राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऋषभदेव। ये ध्यान रखिएगा, ऋषभदेव इज द राइट आंसर। तो जैन तीर्थंकर के बारे में आपको कुछ नॉलेज दे सकते हैं। जैन तीर्थंकर टोटल कितने हुए हैं? 24। पहला तो ये ध्यान रखिएगा। और 24 में 24 से ही क्वेश्चन सबसे नहीं पूछा जाता है, तो कुछ जैन तीर्थंकर जो है इंपॉर्टेंट है। उसमें जो है पहले तो हो गए ऋषभदेव। ऋषभदेव के बारे में आप एक और चीज़ ध्यान रख सकते हैं कि इन्हीं का नाम क्या था? आदिनाथ। तो अगर ध्यान रखिएगा कि अगर यहाँ ऋषभदेव को हटाकर आदिनाथ दिया होगा तो ये चीज़ ध्यान रखना है। हो सकता है कि अभी तक जितने एग्जाम में आए हैं क्वेश्चन, तो ऋषभदेव करके आए हैं नाम, आगे जो है आदिनाथ आपसे पूछ सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो एक चीज़ आपको और इसमें बता दें ताकि आपको याद रहे, आदि मतलब होता है जो स्टार्ट, एक टाइप से कर सकते हैं स्टार्ट। आदि अंत सुने होंगे आप, दोनों क्या है? विलोम शब्द है। तो आदि मतलब स्टार्ट। तो जैन तीर्थंकर का पहला पूछा है, तो मतलब पहला जो होता है वो स्टार्ट करने वाला होता है, इसलिए आदि से आप याद रखिएगा। और इनके ऋषभदेव का जो है चिन्ह याद रख सकते हैं, इनसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार। तो चिन्ह कौन सा हो जाएगा? इनका चिन्ह क्या है? वृषभ। ये इनका चिन्ह है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ एक क्वेश्चन ये तैयार हो गया आपका। वृषभ इनका चिन्ह है, आदिनाथ इनका दूसरा नाम है, ये प्रथम जैन तीर्थंकर हैं। और टोटल जैन तीर्थंकर कितने हुए? 24। 4 क्वेश्चन यहाँ आपका तैयार हो गया है। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें बता देते हैं, जैसे कि 24 तीर्थंकर में कौन कौन और इम्पॉर्टेंट हुए हैं। तो पहला हो गया, दूसरे कौन थे? दूसरे कौन थे? अजितनाथ दूसरे थे। फिर डायरेक्ट चले आइए आप 22वें, और 22वें कौन थे? अरिष्ट नेमी 22वें थे। और 23वें कौन थे? 24वें कौन थे? इन्हीं में से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ। और अंत में कौन था? महावीर स्वामी अंतिम थे। और सबसे ज़्यादा विस्तार जो है, मतलब विस्तार पूर्वक वर्णन या फिर जो है जैन धर्म का प्रचार प्रसार कौन किया था, ये पूछे तो महावीर स्वामी, ध्यान रखिएगा, ये सबसे ज़्यादा प्रचार किए थे। और प्रथम पूछेगा तो जान ही गए हैं आप कि ऋषभदेव। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन और आपसे पूछ सकता है कि मूल संस्थापक अगर पूछेगा, मूल संस्थापक ऋषभदेव थे जैन धर्म के। लेकिन अगर मूल न पूछ करके ये पूछे
अगर मुख्य संस्थापक पूछेगा तो महावीर स्वामी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय कैवल्य, जिसका अर्थ है, इसमें पूछ रहा है आपसे कि कैवल्य जो है इस एक सेकेंड, केवल जो है इसका अर्थ पूछ रहा है कि इन चारों में से क्या है। तो पहला है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, दूसरों की सेवा करना, दूसरों को शिक्षा देना और दूसरों का अनुसरण करना। इसमें केवल का अर्थ पूछ रहा है क्या है। तो आप अगर जैन धर्म पढ़े होंगे तो पता होगा आपको, अगर नहीं पढ़े हैं तो आगे जो है जो विषयवार अध्ययन आपको कराया जाएगा टॉपिक वाइज, उसमें जैन धर्म जब पढ़ाया जाएगा तो उसके बारे में काफ़ी डिटेल में बताया जाएगा। यहाँ आपको शॉर्ट में मैं बता देता हूँ कि केवल का मतलब होता है मोक्ष। मोक्ष या निर्वाण आप सुने होंगे, निर्वाण को प्राप्ति या मोक्ष की प्राप्ति जो है ये इसी का अर्थ इसी को कहते हैं। मोक्ष की प्राप्ति मतलब कैसे होगी, तो इच्छाओं पर अगर कोई विजय प्राप्त कर लेता है तो वो मोक्ष की प्राप्ति कर लेगा, इसी का मतलब होता है केवल। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें विशाख दत्त द्वारा लिखी मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में है। तो एक चीज़ आपका यहाँ एक क्वेश्चन से ही तैयार हो गया, एक टॉपिक, एक फैक्चुअल नॉलेज कि विशाख दत्त मुद्रा राक्षस किसने लिखी थी, विशाख दत्त। ये क्या है, एक नाटक है। दो फैक्ट तैयार हो गया आपका। अब ये किस भाषा में लिखी थी, तो ये संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। तीन चीज़ आपका तैयार हो गया। और विशाख दत्त द्वारा जो है दो पुस्तक या रचना आप कह सकते हैं और लिखी गई थी। उसका क्या नाम था, विशाख दत्त ने दो पुस्तक और लिखी थी, उसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। उसका नाम था देवी चंद्रगुप्तम और अभिसारिका। यहीं पे आपको लिख देते हैं हम, देवी चंद्रगुप्तम और अभिसारिका, ये दोनों ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, मुद्रा राक्षस में किसका वर्णन किया गया है, तो ये पूछे क्वेश्चन तो चंद्रगुप्त के बारे में, चंद्रगुप्त के बारे में। तो यहाँ लगभग 4-5 क्वेश्चन जो है आपका कह सकते हैं तैयार हो गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था। आपको जानकारी दे दूं कि अशोक का साम्राज्य बहुत बड़ा था, आपने पढ़ा भी होगा हो सकता है। तो यहाँ अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, यहाँ तक कि म्यांमार तक जो है इनका साम्राज्य फैला हुआ था। तो ये इससे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है, आगे भी पूछे जा सकते हैं। इसमें आप का ऑप्शन है कश्मीर, गुर्जर, कर्नाटक, कामरूप। तो इसमें कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा क्वेश्चन सही से पढ़ना है। इसमें नहीं पूछा है तो नहीं कौन होगा, कामरूप। बाकी तीनों अशोक के साम्राज्याधीन थे, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है। अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है। तो पहला ऑप्शन है सारनाथ, फिर शाहबाजगढ़ी, फिर धौली, फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा शाहबाजगढ़ी। इसमें जो है ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है। तो किस लिपि का प्रयोग किया गया है इसमें, खरोष्ट लिपि, ये आपको ध्यान रखना है, खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। एक टॉपिक, एक फैक्चुअल नॉलेज ये तैयार हो गया। शाहबाजगढ़ी कहाँ है ये भी ध्यान रख सकते हैं आप, ये पाकिस्तान के वर्तमान में, ये पाकिस्तान के पेशावर आप सुने होंगे, पेशावर इसका एक ज़िला है, वहीं पर ये शाहबाजगढ़ी स्थित है। तो वहीं पे इस शिलालेख में खरोष्टी लिपि का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अशोक के प्रधान शिलालेख में सबसे बड़ा शिलालेख कौन है। आपको बता दूं कि अशोक के टोटल 14 शिलालेख हुए हैं। तो इसमें 4 शिलालेख दिए हैं, 11वां, 12वां, 13वां और 14वां, और पूछ रहा है कि प्रधान शिलालेख में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है 11वां, 12वां, फिर 13वां और 14वां। तो इसका राइट आंसर होगा 13वां। अशोक का 13वां शिलालेख सबसे बड़ा शिलालेख है। इसी में जो है इसमें जो है कलिंग का जो युद्ध हुआ था उसके बारे में वर्णन किया गया है। कलिंग के युद्ध के बारे में वर्णन किया गया है। ये कब युद्ध हुआ था, 262 या 261 ईसा पूर्व, ये ध्यान रखिएगा।
BC भी ध्यान रख सकते हैं, वो तो 262 BC। तो ये आपका यहाँ भी दो तीन फैक्ट तैयार हो गया। कलिंग का युद्ध कब हुआ था और 13वें शिलालेख में किसका वर्णन किया गया है, तो कलिंग के युद्ध के बारे में वर्णन किया गया है। 14 अभिलेख टोटल हैं। तो ये सब फैक्चुअल नॉलेज है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी कौन सी थी? इसका पहला ऑप्शन है तक्षशिला, फिर पाटलिपुत्र, फिर उज्जैन, फिर तोसाली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तोसाली। तोसाली कलिंग की राजधानी थी, ये ध्यान रखिएगा आप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से एक मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमा कौन है? स्तंभ, स्तूप, चैत्य, बारादरी। तो इसका राइट आंसर होगा स्तंभ। स्तंभ जो है मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमा होता था। इसी में जो है मौर्य कला मतलब इसमें जो है कुछ जो स्तंभ बना होता था उसमें वर्णन कर देते थे किसी बात का या कुछ भी, और अच्छे से बनाते थे। और अशोक, जैसे कि अशोक के बारे में जान लीजिए। अशोक ने धम्म जो प्रचार करते थे, धर्म के बारे में बताते थे, तो उसका जो है वर्णन एक एकास्मक स्तंभ होता था, उसमें इन्होंने अपने धर्म का प्रचार किया है, ये भी ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुषाण मूलतः कहाँ के निवासी थे? कुषाण लोग जो होते थे वो कहाँ के निवासी थे? तो पहला ऑप्शन है तिब्बत, फिर ईरान, फिर मध्य एशिया, फिर चीनी तुर्किस्तान। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा मध्य एशिया। कुषाण लोग जो थे वो मध्य एशिया से आए थे, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें एक चीज़ और याद रख सकते हैं कि इनका जो है एक नाम और होता था, इन्हें यूची भी कहते थे। क्या कहते थे? यूची, ये ध्यान रखिएगा। सॉरी, वाई, इसका यू ची, ये ध्यान रखिएगा। और फिर चलते हैं। एक चीज़ और ध्यान रख सकते हैं, कुषाणों का जो है सबसे शक्तिशाली राजा कौन हुआ था? कनिष्क हुए थे सबसे शक्तिशाली। और कुषाण के जो है प्रथम नेता कौन थे? कैडफिशस। कौन? कैडफिशस, ये ध्यान रखिएगा। तो दो चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, पुष्यमित्र शुंग और वसुमित्र। इसका राइट आंसर आप पॉज करके दीजिए। और इसका जो है राइट आंसर क्या होगा? पुष्यमित्र शुंग होगा। क्या होगा? पुष्यमित्र शुंग इज द राइट आंसर। पुष्यमित्र शुंग इसका सही आंसर होगा। और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने महाभाष्य की रचना की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 12वां क्वेश्चन आपका होगा, कन्नौज से पूर्व जो है हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? इसमें ध्यान रखना है, कन्नौज से पूर्व जो है हर्षवर्धन कहाँ का? तो कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? कौशाम्बी, कुशीनगर, श्रावस्ती और फणीश्वर। सॉरी, यहाँ ये ऑप्शन गलत हो गया है, ये फणीश्वर नहीं होगा। अगर ऐसा ऑप्शन रहेगा तो इसमें से तो कोई नहीं सही होगा, तो फणीश्वर नहीं होगा, थानेश्वर होगा। थानेश्वर इसका राइट आंसर होगा। तो कन्नौज से पूर्व, इसको सुधार लीजिएगा, कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? तो थानेश्वर का था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? तो तमिल साहित्य, वैदिक साहित्य, उर्दू साहित्य या संस्कृत साहित्य। तो इसका राइट आंसर होगा तमिल साहित्य। तमिल साहित्य जो होता था वो साहित्य संगम के रूप में प्रसिद्ध था है। और तमिल साहित्य में क्या होता था? ये जो है संगम साहित्य इसको कहा जाता था। तो संगम साहित्य होता था कवियों, जो तमिल लोग थे वहाँ के कवि विद्वान का एक सभा होता था, परिषद होता था। इसका आयोजन जो है पांड्य राजाओं कराते थे। तो ये तमिल सभा होता था, ये ध्यान रखिएगा। किसके द्वारा कराया जाता था इसका आयोजन? पांड्य राजाओं के द्वारा, पांड्य राजा के द्वारा इसका आयोजन कराया जाता था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 14वां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? विरूपाक्ष मंदिर पूछ रहा है आपका, ये कहाँ अवस्थित है?
तो श्रीकालाहस्ती पहला ऑप्शन, तिरुपति, फिर हम्पी, फिर भद्राचलम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हम्पी। हम्पी इज द राइट आंसर। हम्पी के बारे में आपको कुछ और बता देते हैं। तुंगभद्रा नदी आप जानते होंगे। हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में। पहली बात तो ये मान लीजिए तुंगभद्रा नदी है। तुंगभद्रा नदी है ये। इसके राइट साइड में, ये भी ध्यान रखिएगा, इसके राइट साइड में जो है हम्पी अवस्थित है। हम्पी, विजयनगर आप सुने होंगे, विजयनगर की राजधानी थी हम्पी प्राचीन काल में। तो विजयनगर की राजधानी थी हम्पी। ये हम्पी कहाँ है? हम्पी या विजयनगर कहाँ है? कर्नाटका में, कर्नाटका। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कुछ फैक्चुअल नॉलेज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है। सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था? सिंचाई के लिए जो सबसे लंबी 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण किसने कराया था? तो इसका पहला ऑप्शन है राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम, अधिराज, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए, मतलब राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम इसका राइट आंसर होगा। तो ये गंगा घाटी अभियान चलाए थे, उसी दौरान ये चोल झील का निर्माण करवाए थे और गैंगकोंड की उपाधि धारण किए थे। ये कुछ फैक्चुअल नॉलेज आपको दे देते हैं। गंगा घाटी अभियान चलाए थे और इसी दौरान जो है चोल झील का निर्माण कराए थे, ये ध्यान रखिएगा। और गैंगकोंड, गंगा से गैंग बना है, ये आप ऐसे याद रख सकते हैं। गैंगकोंड की उपाधि धारण की थी। ये पूछ सकता है आपसे कि गैंगकोंड की उपाधि किसने धारण की थी? तो चोल शासक ने। और ये एक नगर का भी स्थापना कराए थे, वो गैंगकोंड चोलपुरम जिसे कहते हैं, ये नगर था गैंगकोंड। इसी में आप जोड़ दीजिएगा चोलपुरम। गैंगकोंड की उपाधि धारण किए थे और गैंगकोंड चोलपुरम नगर स्थापित किए थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है, आपके लगभग 50-60 जो है टॉपिक तैयार हो गए होंगे इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के माध्यम से। मैं आशा करता हूँ कि आपके लिए ये उपयोगी सिद्ध हुआ होगा। अगर इसमें आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। अगर कुछ इसमें आपको कमियां महसूस हुई होंगी तो उसको जो है कमेंट के माध्यम से हमें बताइए, जो कि अगले वीडियो में दूर किया जाएगा। धन्यवाद।